हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे और आज हम एमसीक्यूज करेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एमसीक्यूज का लेवल, जैसा कि आप लोगों का कहना था कि सर एसएसबी ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो हम भी अब एमसीक्यूज जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल के करेंगे। तो आपको उसकी एक झलक इन क्वेश्चंस में मिलेगी। 30 एमसीक्यूज है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज लेक्चर अपलोड होने के बाद बाय द एंड ऑफ द डे हमारी जो वेबसाइट है, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं कहाँ मिलेगा, फिर ये एमसीक्यूज हम अपनी वेबसाइट जो है www.eactclasses.com पे अवेलेबल होगा, आप वहां पे जा सकते हो। कुछ बच्चे मैंने देखा लेक्चर्स में कमेंट करते हैं कि सर आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी बुक की, तो वो भी उसी वेबसाइट पे मिलेगी। सर आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वो भी उसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलेगी, लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे। वेबसाइट में जाओ estclasses.com पे, सबसे नीचे आ जाना, आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनका लिंक मिलेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, चाहो तो व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, उन दो को ज्वाइन करना, सारी इंफॉर्मेशन वहां पाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमारा कोई कंटेंट नहीं है, पर से आपको वहां से पीडीएफ नहीं मिलेगा, वहां पे अनाउंसमेंट्स आती है। पीडीएफ जो है वो तो वेबसाइट पे आप जाओ, कोर्स सेक्शन में जाओ, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मेहनत लगाओ, सब आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। आप लोग आंसर देने से पहले क्या कर देना, कमेंट्स में बताने की कोशिश कर देना, और ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही था या गलत था। चलो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमने कल अकाउंटिंग में बेसिक टर्म पढ़ा था एंटिटी, कि एंटिटी अलग है, पढ़ा था हमने, बिजनेसमैन अलग है, हमें अकाउंटिंग एंटिटी की करनी है। तो एंटिटी का क्या मतलब है, द फिजिकल लोकेशन वायर द बिजनेस लोकेटेड। मेरा जो मेरी जो शॉप थी लाल चौक पे, क्या वो फिजिकल शॉप इज द एंटिटी, या स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज फॉर विच एन अकाउंट, वो बिजनेस एंटरप्राइज जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, द लीगल ओनर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, एनी इवेंट इन्वॉल्व दैट ट्रांसफर वैल्यू बिटवीन द टू पार्टीज। तो करेक्ट आंसर इज, कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। सर द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, इज द स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज फॉर विच अकाउंटिंग इज सिस्टम इज डिवाइडेड। तो जहां से जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग करेंगे उसको हम एंटिटी बोलते हैं। बहुत अच्छा। तो किसी को कंफ्यूजन हो सकती थी, ए करेक्ट है, ए इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज एंटिटी रेफर्स द बिजनेस, नॉट इट्स फिजिकल लोकेशन। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपकी ख्वाहिश होती है कि एमसीक्यू जो है वो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड होने चाहिए, ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कल मैंने एक्सपेंडिचर पे जिक्र कर दिया था। देखो कल की जो लेक्चर है या ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वन इज रिविजनरी लेक्चर एंड अनदर इज द एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज भी जो है ना, उससे भी हमारी रिविजन ही हो रही है एक नए तरीके से। अब कोई को बच्चे को लगे यार जो जो आप ये पढ़ा रहे हो ना रिवीजन, वो तो बहुत तेज है, हमें इसका डिटेल में देखना है। तो डिटेल में जो फा वाली प्ले लिस्ट है 69 वीडियोस की, वहां पे इसका डिटेल लेक्चर है। तो अगर आपको रिवीजन लेक्चर, अगर आप नए बच्चे हो, आप पहली बार फा के लिए पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन लेक्चर से ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो जो डिटेल लेक्चर प्ले लिस्ट में वो पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यूज पे आ जाओ। और एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि मुझे एमसीक्यू क्यों करना है, एमसीक्यू से भी रिवीजन हो जाएगी। तो चाहे पुराना बच्चा है, नया बच्चा है, सबके लिए एमसीक्यू सीरीज जो है वो रिलेवेंट है। नॉट ओनली कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आप बोलोगे यार 30 क्वेश्चन है, हमारा टाइम जाए क्यों करे, दे दो ना 30 क्वेश्चन। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली कि मैं आपको 30 क्वेश्चन दे दूंगा। आप चैट जीपीटी से पूछ लो 30 का, वो 300 क्वेश्चन देगा, 3000 क्वेश्चन देगा, ले लो वहां से। द आइडिया बिहाइंड इज कि यहां से भी कॉन्सेप्ट को दिया जाए, तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ वीडियो में। मुझे अगर आप किसी को लगेगा यार 2 मिनट जाया कर दिए, आपके 2 मिनट ज्यादा, मेरे 200 मिनट जाया हो जाते हर एक बच्चे को इंडिविजुअली रिप्लाई करने के बाद करते हुए, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। दैट्स व्हाई आई टेक सम टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। चलो एमसीक्यू नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। मैंने कल समझा दिया था एक्सपेंडिचर, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, अगर किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक ही साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाए, इट्स ट्रीटेड एन एसेट। सर नहीं, ऐसा तो नहीं था, उसको तो एक्सपेंस बोलते हैं, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। If the second statement, if the benefit of an expenditure lasts for more than 1 year, yes. If the benefit lasts for more than a year, then it is treated as a capital expenditure. बहुत सही बात है। तो सेकंड इज करेक्ट। तो कोई ऑप्शन है
तो यस, बी पार्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्या है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 3, आप लोग पहले कमेंट्स में लिखा करो ताकि आपको पता चलेगा कि यस आप सही जा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल टेस्ट टू क्लासिफाई एन एसेट और लाइबिलिटी एज ए करंट। फिर मैंने आपको बताया था कि यार एसेट लाइबिलिटी ठीक है, समझ आए, एसेट क्या है, वो सारे रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, लाइबिलिटीज क्या है, विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। नाउ वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम वेदर दे आर करंट और नॉन करंट। तो उसमें हमने क्या रखा था, ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट रखा था, 12 महीने हम हमारे यहाँ पे बोलते हैं एक पीरियड, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने, उस तरह से हम बाइफिकेशन करते हैं। इट इज हेल्ड प्राइमरी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इज इट द रीजन ऑफ क्लासिफाइंग बिटवीन द करंट एंड करंट? द आंसर इज नो। इट इज रियलाइज्ड or settled within a period of 12 months. It is not involved in the operating cycle. It provides economic benefits lasting more than 5 years. The correct answer is B part. It is realized or settled within a period of 12 months. बहुत अच्छा, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम वेबसाइट पे जब डालेंगे तो आप वहां से डिटेल में देख सकते हो। मैं टेलीग्राम पे ना वर्ड फाइल डाल रहा हूँ ना पीपीटी डाल रहा हूँ। प्लीज फॉर हेवन सेक मुझे मत मांगा करो कि टेलीग्राम पे डाल दो। वेबसाइट पे मैं इतना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए कर रहे हैं कि सब बच्चों को एक ही जगह कंटेंट मिले। चलो अब एमसीक्यू थोड़ा और एडवांस लेवल का। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्काउंट। पहला, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड एज एन परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। द आंसर इज यस। गुड्स को सेल करते वक्त आप जो डिस्काउंट देते हो परचेज के लिए उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑफ एक्ट्स एज एन इंसेंटिव दैट इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट रिटर्न्स। बिल्कुल सही है। आप जब उधार में माल बेचते हो फिर बोलते हो अगर आपने 30 दिन के अंदर दे दिया तो आपको इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा, 45 दिन के अंदर इतना दिया, 60 दिन के अंदर उसके बाद दिया तो नहीं मिलेगा। यस, इट हेल्प्स द प्रॉम्प्ट पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अरे नहीं 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 नहीं, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल ना। कैश डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। मेक सेंस कि कैश डिस्काउंट किस लिए होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट का कब आएगी, जब पहले आपने क्रेडिट में दे दिया, उसके बाद तो प्रॉम्प्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसका द करेक्ट आंसर इज the correct option is 3, which is basically the incorrect option in this case. I hope आपको ये समझ आ गया कि करेक्ट ऑप्शन मुझे चूज करना है ना कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द आंसर इज 3 मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। ओ ओ ओ ओ अच्छा हाँ, ओनली 3 जो है वो गलत है, बी पार्ट। चलो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ट्रेडर परचेज 50 ऑफिस चेयर। एक दुकानदार है उसने 50 चेयर खरीदी, ऑफिस चेयर। अच्छा ठीक है, चेयर खरीदी, ओके 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 ओके, चेयर खरीदी। ओके नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ही इंटेंड्स टू यूज 10 चेयर्स इन द ऑफिस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अरे अपना ऑफिस में भी तो लगता है ना चेयर वेयर, तो उसने 10 चेयर इसलिए खरीदा है कि उनको अपने ऑफिस में यूज करेगा। फाइन एंड सेल द रिमेनिंग 40 टू कस्टमर। तो 40 वो बेचेगा। तो समझ क्या है यहाँ पे, हाउ शुड द चेयर्स बी क्लासिफाइड इन अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपको पता है कि भाई जब जिन चीजों में आप डील करते हो उनको आप गुड्स कहते हो। तो फर्नीचर इसने खरीदा बट 50 चेयर खरीदा, उसमें से 10 अपना एसेट यूज करेगा, 10 अपने लिए यूज करेगा। तो दे ही इज नॉट इंटेंडेड टू सेल देम ना। इफ यू आर नॉट परचेजिंग समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिसेलिंग देम और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन, देन दे आर नॉट योर गुड्स। That cannot be told as purchases. Ultimately, your goods are only the 40 shares which you are purchasing for the purpose of resale, and the 10 shares which you are procuring only to use for your own office purpose are not your goods. They are your assets. So the correct answer is C. 10 chairs are assets and 40 chairs are goods. बहुत अच्छा। Coming to MCQ number 6, which of the following best represent the relationship between revenue, expense, income? कल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी, रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ए पार्ट इज एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस इनकम, डजंट मेक सेंस। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम। व्हाट इज बेसिकली रेवेन्यू, आपने टोटल कितना सेल किया और कुछ पैसा वैसा आया, दैट इज रेवेन्यू। एक्सपेंस जितना भी है रेवेन्यू एक्सपेंस होगा जिसका बेनिफिट 1 साल से कम होगा, इस रेवेन्यू में से ये एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको इनकम आएगी। तो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस एंड द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड गेन। ये भी मैंने कल समझा दिया था। प्रॉफिट और गेन में पूरे से क्या फर्क है। प्रॉफिट जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी है, जो आपका मेन धंधा है, वहां से जो कमा उसको प्रॉफिट है। इंसिडेंटल कुछ फायदा हो रहा है, फिक्स एसेट था उसको बेच दिया, वहां से कुछ फायदा आया, दैट्स गेन। So I guess again the B part is the correct answer. Profit is the excess of the revenue or expense, while the gain arises from the events incidental to business. तो मेरे हिसाब से B part is the correct answer.
बाकी आंसर्स आप देख लेना और कमेंट्स में जल्दी बताया करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम हुआ, आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट यस्टरडे इवनिंग, और अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्ड भी करना है एंड देन ऑफिस के लिए तैयारी भी करनी है। आई मे बी थोड़ा थोड़ा तेज, तो आपको जो ही मैं क्वेश्चन बताऊंगा रुक जाना, उसके बाद ऑन कर देना। ये नहीं बोलना कि सर बहुत तेज बोल रहे हैं। तो आपको अगर लगेगा मैं तेज बोल रहा हूँ आंसर से पहले, आप पॉज कर देना, गौर कर देना, आंसर समझ आएगा, आंसर बता देना क्या है, उसके बाद रिज्यूम कर देना वीडियो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि आप सही बोले थे गलत बोले थे। ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट्स द विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। हमने बताया था ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। हम अकाउंटिंग बिजनेस करेंगे, मालिक पैसा देगा, हम बोलेंगे बिजनेस को पैसा दे दिया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। बिजनेस से ये शाम को पैसा निकाल रहा है, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। हम हिसाब नहीं बोलेंगे यार बिजनेस में इसी का पैसा है, नहीं, वो अलग बात है। हम बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं, बिजनेस में तू पैसा डालेगा, हम तेरी कैपिटल में ऐड करेंगे, तू निकालेगा, हम तेरी ड्राइंग दिखा देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ड्राइंग रिप्रेजेंट विड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, बहुत सही, चाहे मनी हो चाहे वो गुड्स हो। ड्राइंग इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर, यार ये गलती है यार, ड्राइंग से कैपिटल इंक्रीज थोड़ी होगा, ड्राइंग से तो आपकी कैपिटल बिजनेस में कम होगी ना। आपने पहले 5 लाख रुपया लगाया था, 50,000 निकाल दिए, तो 50,000 जब आपने निकाल दिया तो वो माइनस करूंगा मैं। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। मेरा एक्चुअली अलार्म बज गया, तो मेरे को जस्ट थोड़ा सा उठना पड़ेगा अलार्म बंद करने के लिए। चल स्टार्ट कर लेते हैं अगेन। आई कैन टेल यू मेरा कितना हेडेक है, बिकॉज मैं बहुत, मेरा मतलब एक्चुअली स्लीप पैटर्न आजकल थोड़ा सा बीटा हुआ है, नींद कम हो रही है। चलो, ये मैंने बता दिया, ड्राइंग से कैपिटल कम होगी, बढ़ेगी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज वाउचर। हम कल बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वाउचर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, वाउचर के बारे में हम दोबारा डिटेल लेक्चर आ ही जाएगा। बट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज अ वाउचर? A verbal promise to pay debt? No. A physical asset used in production? No. A cash memo or invoice supporting a transaction? The document it is supporting the transaction called vouchers. मैं तीसरे चौथे पर टाइम जाया नहीं करूंगा, the answer is C. If a business likes if a business takes a loan for the period of 3 years from a cooperative bank, अगर एक business ने 3 साल का लोन लिया है, so it is taking of loan is a liability for me and I'm going to pay for more than 1 year, so this is a non-current. So क्या आ रहा है? It is a liability and liability में ये क्या है? Non-current. तो कोई ऑप्शन है non-current liability? तो yes, the answer is D. Which of the following statement regarding purchases is entirely correct in the accounting term? जब हम accounting term में purchases की बात करेंगे, तो वो कब होता है? मैंने आपको कल बताया था कि सर परचेजेस हम तब यूज करते हैं अगर हम गुड्स जो है ना, जिनमें हम डील करते हैं ना, उनको खरीदते हैं ना, उसके लिए परचेज बोलते हैं। तो सी द करेक्ट ऑप्शन। परचेज इंक्लूड्स ओनली गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन कैश फॉर बिजनेस यूज, इज इट लाइक सो? नहीं, उधार भी हो सकता है। परचेज रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट और कैश फॉर सेल, मेक सेंस। परचेज इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट? नहीं, फिक्स्ड एसेट के लिए ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। परचेज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू? नो, द करेक्ट आंसर इज बी। परचेज रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश फॉर सेल। यहाँ पे मैंने फॉर सेल यूज किया, एग्जाम में ऐसा भी होता है फॉर सेल और यूज इन द प्रोडक्शन, तब भी उसको परचेज ही कहा जाएगा। Consider the following situations. Ramesh owes money to an enterprise for buying goods on a credit. Ramesh owes, रमेश ओ करता है, तो रमेश ने हमसे उधार लिया है, मतलब बिजनेस ने रमेश को बेचा है, रमेश ने उधार लिया है हमसे, तो रमेश दायर एस रिपोर्ट वन पूछ। द एंटरप्राइज ओज मनी टू सुरेश, अब दूसरा पर्सन है सुरेश, वहां पे अब मैनेजमेंट ओज, बिजनेस ओज, तो मतलब बिजनेस ने उससे उधार लिया है फॉर प्रोवाइडिंग। तो दो है, रमेश सुरेश। अब बताओ रमेश कौन सुरेश कौन? रमेश दायर एस्पोस, रमेश ने हमसे उधार लिया है, हमने उसको माल बेचा है, तो रमेश हमारा डेटर कहलाएगा। सुरेश से हमने माल खरीदा उधार में, तो सुरेश हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। तो द आंसर इज बी। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर बी है, ऐसा नहीं है एग्जाम में बोलोगे कि लतीफ सर के एमसीक्यू में बी होता है तो बी डालोगे, यू हैव टू गो बाय द लॉजिक्स। ठीक है, चलो। Which accounting term describes the gradual reduction in the value of fixed asset due to usage and passage of time? दो मैंने ये कल के टर्मिनोलॉजी में कवर नहीं करा दिया, बट यस,
अनदर कॉन्सेप्ट जो मेरे से रह गया था दैट वाज डेप्रिसिएशन, रिवीजन लेक्चर में मैं नहीं कवर कर पाया था बिकॉज द प्रॉब्लम विद दिस रिवीजन लेक्चर्स, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि बुक से कवर करा रहा हूँ पहली पंचायत वाली, जबकि फाइनेंस में मैंने एडिशंस लाए थे। अभी मैं टाइम की कमी की वजह से या उस वक्त भूल जाता हूँ, मैं दोनों को साथ में लेके नहीं चल पाता हूँ। तो मुझे बेसिकली देखना है कि पुरानी बुक में क्या था इस टॉपिक का और नई बुक में। आई विल ट्राई फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। बट यस, आप लोगों ने ये चीज देखा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेट की वैल्यू जो कम होती है ड्यू टू यूजेज एंड टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैड डेट्स इन अकाउंटिंग? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने वही उस मेन लेक्चर्स में तो कवर कर दिया, रिविजन में नहीं करा। बैड डेट का मतलब क्या है? आपने अभी रमेश को दिया था उधार माल, ठीक है ना, सुरेश को, आई गेस रमेश को दिया था, वो डेटर हो जाता है। अगर रमेश को देना था 10,000 रुपया और रमेश नहीं दे पा रहा है, वट एवर अमाउंट जो वो नहीं दे पाया, उसको बोलते हैं बैड डेट। तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? सर बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ लॉस टू द बिजनेस अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ ए डेटर टू पे द ड्यूज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15th, अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी भी दिन पे आपकी दुकान में जो माल बचा हुआ है, जो गुड्स बचे हुए हैं, जब वो आए थे आपने परचेज रखा था, जो बचा हुआ माल है उसको क्या बोलते हैं? सर उसको ड्राइंग बोलते हैं, नो। करंट लायबिलिटी बोलते हैं, नो। बैड डेट बोलते हैं, नो। सर उसको स्टॉक बोलते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम इन्वेंट्री है। आपकी कितनी इन्वेंट्री, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। assertion एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर, मेक सेंस? कैपिटल जो है, मैंने आपको बताया लाइबिलिटी साइड में इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ओनर का पैसा, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ए assertion इज करेक्ट। अब मैंने आपको assertion रीजनिंग के बारे में बताया कि मेरा पूरा आर्टिकल आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो ए करेक्ट है। क्या आर इसका रीजन है क्योंकि ऐसा होता है? क्या ऐसा है? ये ऐसा है बिकॉज इस वजह से है। इज इट लाइक सो? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो पैसा मालिक ने लगा दिया बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। ये भी ठीक स्टेटमेंट है, जहां तक स्टेटमेंट की बात है वो तो ठीक है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी एंड डी तो चला गया, उसको गोली मारो। अभी आपको बोलना है ए करेक्ट है और बी उसकी एक्सप्लेनेशन है। क्या ऐसा है? क्या बी उसकी एक्सप्लेनेशन है? द आंसर इज नो। बी वो अगेन डेफिनेशन बोलता है कि जो पैसा मालिक लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। उसे इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, ये चीज नहीं दर्शाता है। ये चीज नहीं दर्शाता है आर कि वो क्यों इंटरनल लायबिलिटी बोलती है। दैट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, इन दिस स्टेटमेंट। सो आई एम सेइंग इट्स करेक्ट बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ये बोलता है कि इस रीजन से उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, हम बोलते हैं यस, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So the correct answer is B part. Both A and R are correct, but R is not the correct expression of A. बहुत अच्छा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत फरमाइश होती है एंड ये रहा आपके साथ सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग में रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका मतलब क्या है? और बिजनेस ने जब कहीं इन्वेस्ट किया तो हम यूजुअली बोलते हैं एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, या कहीं और पैसा लगाया है जहां से उसको प्रॉफिट आएगा या बिजनेस का इनकम आएगा, जो भी आएगा उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखिए स्टेटमेंट वन, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हेल्ड टू अर्न इंटरेस्ट। यस, आपने कहीं भी कौन एसेट्स में लगाया, चाहे आपको वहां से इंटरेस्ट आएगा, एफडी वेफडी, शेयर्स वेयर्स, डिविडेंड, बॉन्ड्स वॉन्ड्स, इनकम आएगा, प्रॉफिट आएगा या अदर बेनिफिट आएगा, तो वहां पे आपने जो एसेट में पैसा लगाया उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इट रिफर्स द मनी ओव्ड बाय द बिजनेस टू एक्सटर्नल क्रेडिट। नहीं, वो तो लायबिलिटी होता है ना, बिजनेस ओ थोड़ी करते, तो मेरा एसेट है। तो वन इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। में टाइम जाया नहीं करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए बिजनेस हैज टोटल रेवेन्यू ऑफ $6 लाख, ठीक है, रेवेन्यू $6 लाख है, एंड टोटल एक्सपेंस 5,45,000, तो उस साल में रेवेन्यू 6 लाख था, 5,40,000 का एक्सपेंस था, 6 - 5.4, 60,000 का आपका फायदा हुआ। ये लॉस है, गेन है, कैपिटल है, प्रॉफिट है? क्या है? इट्स अ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम बोलते हैं बिजनेस में जो आपका आएगा उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। ये आप ना यहाँ पे भी देख सकते हो पॉज करके, और नहीं तो आप जब वेबसाइट पे हो जाएगा वहां डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट। इनमें से कौन एसेट का एग्जांपल नहीं है? फ्लीट ऑफ डिलीवरी ट्रक्स ओन्ड बाय द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट के पास अगर डिलीवरी ट्रक्स है अपनी, तो दे आर द एसेट्स।
स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड, जो आपका इन्वेंट्री बचा हुआ, दैट्स योर एसेट। अमाउंट ओ टू द सप्लायर फॉर क्रेडिट परचेज, जो आपने उधार लिया है पैसा, जो आपकी लाइबिलिटी है बेसिकली, इट्स नॉट एन एसेट। फर्नीचर यूज इन ऑफिस, तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास अकाउंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेल्स और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और, आपको इनकरेक्ट बताना है। सेल्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस होल्ड, ठीक है। डेटर्स आर पर्संस हु ओwe मनी टू द एंटरप्राइज, ठीक है। डिस्काउंट गिवन बाय होलसेलर, डिस्काउंट जो होलसेलर देता है रिटेलर को एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस इज कैश डिस्काउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस, डी भी करेक्ट है। सी जो है ना वो इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने पढ़ा था लिस्ट प्राइस पे जो आप डिस्काउंट देते हो होलसेलर रिटेलर को, वो सेल करने के लिए दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड रिजल्ट इन द लॉस, इनमें से किसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। बिजनेस ने $1.5 लाख अर्न किया, जबकि उसके खर्चे 1 लाख हो गए, 1.5 - 1 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। बिजनेस ने एक मशीन बेची 40,000 की 45,000 में, तो यहाँ पे भी आपको 5,000 का गेन हो जाएगा। बिजनेस में एक आग लगी और 30,000 का स्टॉक नुकसान हो गया, तो इससे आपको लॉस हो जाएगा। द बिजनेस ओनर विड्रॉज 5,000 फॉर पर्सनल, बिजनेस के मालिक ने 5,000 निकाल दिया। आप बोलोगे बिजनेस से 5,000 गया, 5,000 लॉस हुआ, नहीं वो तो ड्रॉइंग है, बिजनेस का लॉस थोड़ी है, वो तो मालिक के कैपिटल से लेस करेंगे, बिजनेस का लॉस नहीं हुआ। द करेक्ट आंसर इज सी। Consider the following step regarding transaction. It's an event involving some value between two or more entities. Makes sense. ठीक है. It must be strictly be cash exchange. Credit exchange are not class for transaction. ऐसा थोड़ी है क्या? ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है दो एंटिटीज के बीच में, तो क्या ये जरूरी है ये कैश में हो? नहीं सर, क्रेडिट में भी हो सकता है, मैंने माल भेजा, उधार में भेजा, दिस इज अ क्रेडिट सेल, आई विल रिकॉर्ड इन द बुक्स, इज अ ट्रांजेक्शन। So statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect in my opinion. Let's see. Yes, A is correct. A business pays rent. Business ने rent पे किया, मैंने आरजे गारमेंट्स का मंथली रेंट पे किया, मजदूर को वेज दिया, टेलीफोन चार्जेस पे कर दिए। हाउ आर दिस आइटम क्लास में अकाउंटेंट नॉलेज? दिस इज प्योरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ऐसा समझ लो, एक्सपेंडिचर कैन बी रेवेन्यू, कैन बी कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर शो इट एज एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो इज एन एक्सपेंस। स्टेशनरी मर्चेंट, वो स्टेशनरी में डील करता है, बुक सेलर है, स्टेशनरी में डील करता है, उसने पेन परचेज किया, नोटबुक परचेज किया, स्टेपलर के टू सेल इन शॉप, ये चीजें उसने किस लिए परचेज कर दी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? गुड्स। अगर मैं जो टीचिंग में हूँ, टीचिंग बिजनेस में हूँ, मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, मैं ये सबसे खरीदा, मेरे लिए ये एसेट्स हो सकते हैं या कंज्यूमेबल एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ही ऑल्सो बाइज अ डिलीवरी वैन टू ट्रांसपोर्ट द आइटम्स। अब डिलीवरी वैन भी परचेज कर दिया। अच्छा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए। हाउ शुड दिस परचेज बी क्लासिफाइड? सिर्फ ये नहीं बोला स्टेशनरी, ये तो बोलोगे गुड्स है, डिलीवरी वैन का होगा, ये गुड रहेगा नहीं। डिलीवरी वैन इज हेल्पिंग हिम इन सेलिंग द गुड्स, तो इट इज एसेट बट इज नॉट द गुड, तो ये एसेट है मेरा, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट। तो दोनों एसेट है, तो बट पेन इज अ नोटबुक आर गुड्स एंड द वैन इज एन एसेट, तो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। 25, which of the following is best illustrates the concept revenue? इसमें से रेवेन्यू क्या माना जाएगा? 5 लाख का जो कैश इन्वेस्ट किया ओनर ने, क्या उसको रेवेन्यू बोला गया? नो। 1 लाख पे टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल, क्या उसको बोलेंगे? नो। 30,000 वर्थ ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉइंग फायर, नो। 1.5 लाख रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड ऑफ सेल एंड 5,000 इंटरेस्ट, तो ये दोनों आपका रेवेन्यू कहलाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। एन एंटरप्राइज परचेज ए मशीन फॉर, एन एंटरप्राइज परचेज ए मशीन फॉर 50,000, 50,000 की मशीन लाई और यूजफुल लाइफ मेरी 10 साल है। अकॉर्डिंग टू बेसिक टर्म्स द 50,000 लेआउट इज ट्रीटेड एज, जो आपने 50,000 का खर्चा किया 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो, कैपिटल एक्सपेंडिचर यस, गेन नो, ड्राइंग नो, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Which of the following creates a creditor relation for a business? Creditor relation किससे वजूद में आ गई? The business sells goods to a customer on a 30-day payment term. The business owner withdraws cash, नहीं, B तो नहीं है। The business buys goods from supplier, promise to pay next month, ठीक। The business pays cash immediately for a new office, तो B और D तो नहीं है। Which of the following creates a creditor relationship for a business? Creditor relationship किससे वजूद में आ गई? तो द आंसर इज सी, ठीक है। मेरे लिए क्रेडिटर का वजूद में आ जाएगा कि भाई मुझे किसको पैसा देना है। ए से मेरे लिए डेटर वजूद में आएगा, क्रेडिटर वजूद, हम बिजनेस के एंगल से बात कर रहे हैं ना, बिजनेस के एंगल से मेरे लिए क्रेडिटर कौन होगा? जिससे मैंने उधार लिया, तो ए
उसके लिए मैं क्रिएटर बनूंगा, बट मेरे लिए बिजनेस के लिए क्रिएटर विल बी सी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। इसमें मैंने इसलिए डाला था कि आपको कंफ्यूजन थोड़ी हो जाएगी, ए और सी आ जाएगा, बट मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो बिजनेस एंगल से क्रेडिटर विल बी सी। ट्रेड डिस्काउंट एनकोरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डेटर्स, नहीं, वो तो कैश डिस्काउंट होता है, वन तो गलत है। कैश डिस्काउंट इज जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेल बल्क परचेज, अरे यार वो तो ट्रेड डिस्काउंट है। लतीफ सर क्या क्वेश्चन बोलते हो, ये नीचे डालना था वो ऊपर डालना था, है ना, तब सही होता ना क्वेश्चन। लतीफ सर ने क्वेश्चन ही गलत डाला है। तो अब हम देखते हैं आंसर कैसे ठीक करेंगे। अब क्वेश्चन पे तो कुछ कर नहीं सकते, लतीफ सर भी अभी आज पागल हो गए हैं, एसएसबी तो है ही महापागल। तो अब हमें देखना है ऑप्शंस में क्या सही है। अब बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब यहां से देखेंगे कोशिश करने की कि सही हो सकता है नहीं हो सकता है। तो सर ये तो दोनों गलत है, थोड़ी गलती हो गई है, मालिक थोड़ा सा गलती हो गया है, ये कैश डिस्काउंट ऊपर आता ट्रेड डिस्काउंट दोनों सही हो जाता, दोनों गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट है। कोई ऑप्शन तो ठीक है, तो लतीफ सर ने ठीक ही डाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। बट सर कंसेप्चुअली आप थोड़े से ये गलत हो, इसको नीचे डालते ऊपर डालते, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कोरिस्पॉन्ड, नो वो दैट इज कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली ऑफर वेल, तो ठीक है, स्वैपिंग हुआ है बेसिकली ऑप्शंस का, बट बोथ आर इनकरेक्ट, हमारा एक मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। 29, a business records a transaction where it issues a receipt, आपने रिसीट इशू कर दी फॉर कैश पेमेंट, आपको कैश पेमेंट आया, आपने उसको रिसीट ना कैसा स्कूल उसमें फीस भरा, अगर मैं उन कोचिंग सेंटर तो यू पद बोलते फीस एक रिसीट, तो बिजनेस ने रिसीट काट ली। इन अकाउंट रिसीट इज एन एग्जांपल, अब वो रिसीट क्या बनेगा, दैट विल बिकम ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वाउचर बोलेंगे। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख कैश, ए ने 1 लाख कैश इन्वेस्ट कर दिया, बहुत अच्छा। लतीफ सर ने कल 5 लाख लगा दिए, अब इसने $1 लाख लगा दिया, भाई 90 लाख रुपए लगा लिए बंदे ने, गरीब आदमी नहीं है। ही बाइज इन्वेंट्री फॉर $40,000, 40,000 अच्छा, इट वॉज लाइक $1 लाख कैश, उसमें से 40,000 का आपने क्या किया, इन्वेंट्री लाई, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या 40,000 के गुड्स बचे, कैश 60,000 बचा। ही देन सेल्स हाफ ऑफ हिज इन्वेंट्री फॉर, तो 40,000 में से क्या किया, 20,000 के गुड्स, 20,000 के गुड्स बेचे 30,000 में। ओ बहुत अच्छा, हाफ ऑफ द गुड्स, 20,000 के गुड्स अब बेचे 30,000 में, फायदा, पैसा हो गया, फायदा हो गया, 10,000 कैश फायदा हो गया। एज्यूम नो अदर ट्रांजेक्शन, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, व्हाट इज प्रॉफिट एंड करंट कैश बैलेंस, प्रॉफिट कितना हो गया। सर 40,000 के गुड्स नहीं बेचे 30,000 में, 40,000 में से आधे गुड्स बेचे, आधे कितना 20,000 के गुड्स बेचे 30,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। तो पहले देखो प्रॉफिट 10,000 है, यस सर, बी पार्ट में प्रॉफिट 10,000 है, ए पार्ट में प्रॉफिट 10,000 है, सी में प्रॉफिट 30,000, तो सी गलत है। डी में प्रॉफिट नेगेटिव 10,000 है, वो भी गलत है, प्रॉफिट तो हुआ 10,000। अब ए या बी आएगा, कैश कितना बचा, सर 1 लाख था, 1 लाख में से 40,000 गया कैश, 50 60, 60 के बाद फिर जब माल बेचा वहां से 30,000 आया, 60 + 30 इज 90, तो आपके पास कैश जो है 90,000, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मेरे पास टाइम बहुत कम है आज, तो मैं इस सेशन को जल्दी क्लोज कर लेता हूँ, आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। एमसीक्यूज की जो ये पूरा इन द फॉर्म ऑफ कि आप उसको अगर दोबारा अटेम्प्ट करना चाहोगे या कोई भी बच्चा होगा तो वेबसाइट पे आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन जो आपको हेल्प कर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कैसे आपको लेक्चर्स लग रहे हैं कमेंट्स में बता देना, ताकि जो इंप्रूवमेंट्स करनी होती है, आपने भी देखा होगा कि पहले लेक्चर में क्लैरिटी अच्छी नहीं आती वॉइस की, तो वी ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स। तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ सजेशन लगती होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, और कोई डाउट भी होता होगा वो भी बताया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी तरीके से कमेंट्स में कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। विश ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।